स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिटिकल साइंस की जो हमने सीरीज चला रखी है और सेकंड चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड पार्ट है हमारा। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि शाक थेरेपी क्या होती है, कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो विघटन के बाद जो देश टुकड़ों में बट गए थे, छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे, उन्होंने कैसे एक विश्व स्तर का मॉडल अपनाया जिसका नाम दिया गया शाक थेरेपी। ठीक है, आज हम उससे आगे बात कर लेते हैं कि देखिए आज हमारी वीडियो में क्या है, मध्य एशियाई देश। अब बात करते हैं कि मध्य एशियाई देश कौन कौन से थे। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान शामिल हैं। ठीक है, ये है मध्य एशिया के देश। अब बात कर लेते हैं कि एक की पॉइंट आता है हमारा कि बल्कान राज्यों के विषय में, यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बल्कान का अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ क्या है। तो बल्कान का अर्थ है टूटना या विभाजन करना या विभाजन होना। ओके, तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक जो दशक रहा, यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनका विघटन हो गया। ठीक है, जिसमें से एक हमारा सोवियत संघ भी था, जिसके कारण अनेक छोटे छोटे जो राज्य थे वो क्या आए थे, अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए काल कर्मानुसार, यानी कि क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटी, उसके बाद कौन सी घटी। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर सबसे पहले घटी हमारी रूसी क्रांति। आई थिंक स्टूडेंट आप 9th स्टैंडर्ड से ये पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर होगी कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अफगान संकट 1979 में। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 में। ठीक है, और सोवियत संघ का विघटन 1991 में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, रूसी क्रांति 1917 में, अफगान संकट 1979 में, बर्लिन की दीवार गिरी थी, आई थिंक आपको डेट भी याद होगी। ठीक है, 9 नवंबर 1989 में, और सोवियत संघ का विघटन हो गया था स्टूडेंट 1991 में। ओके, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आता है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले से ही मिलान कर रखा है, आप समझ लीजिए। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या किया था, सुधारों की शुरुआत की थी। अब इसी प्रकार शाक थेरेपी क्या थी, लास्ट वीडियो में हमने कंसल्ट कर लिया था कि शाक थेरेपी विश्व स्तर पर बनाए जाने वाला एक मॉडल था जो कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो संस्थाएं थे उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो ये शाक थेरेपी क्या था, आर्थिक मॉडल था। रूस क्या था, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, इसीलिए जो सोवियत संघ का जब नाम लेते हैं तो लोग अक्सर उसको रूस बोल देते हैं। बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्षा एक सैन्य समझौता था। आई थिंक स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो सोवियत संघ हमारा था, ठीक है, उसने एक सैन्य समझौता किया था, एक सैन्य संगठन तैयार किया था जिसका नाम था वर्षा पैक्ट। और ये किसके खिलाफ किया था बेटा, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, नाटो के विरोध इसको तैयार किया गया था, नाटो के विरोध इसको तैयार किया गया था। आई थिंक स्टूडेंट आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए हमारा लास्ट और जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो ये है कि जो दो ध्रुवीयता है, ठीक है, उसके क्या लाभ और क्या हानि है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे यहाँ, दो ध्रुवीयता के लाभ और हानि जान लेते हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है दो ध्रुवीयता, यानी कि एक तरफ थे मित्र राष्ट्र संघ
और दूसरी तरफ थे दूरी राष्ट्र संघ। ओके, तो हमें पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तभी क्या हुआ था, विश्व दो स्तर में बट गया था, जिसमें एक गुट आया जिसका नाम मित्र राष्ट्र संघ था, तो दूसरा दूरी राष्ट्र संघ था। इसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा चलता रहा और अंत में जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक ये इस तरह से कैसे चलता रहा, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। ठीक है, यहाँ हथियारों का कोई एक तरह से वो नहीं थी, हथियारों का युद्ध नहीं था, ये विचारों का था। यहाँ से ध्रुवीयता का मतलब, दो ध्रुवीयता का मतलब है दो अलग अलग विचारधाराएं अस्तित्व में आना। ठीक है, तो हमें पता ही है स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं और हम इसको एक तरह से दो ध्रुवीयता का हम ऐसे भी जान सकते हैं। ठीक है ना, कि एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ हमारा कौन था, अमेरिका। ठीक है, हमें पता है कि अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, और जो सोवियत संघ था वो जैसे नाम से ही पता चल रहा है साम्य या समाजवाद। ठीक है, साम्यवाद या समाजवाद व्यवस्था। अब जान लेते हैं लाभ क्या है। देखो बेटा, जब दो ध्रुवीयता का मतलब एक तरह से वर्ड यूज हमने किया है तो इसका मतलब है दोनों में मतलब दोनों महाशक्तियां थी और दोनों की शक्तियां समान थी, दोनों ही महाशक्तियां थे। हम लाभ देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके लाभ यानी शक्तियों में समानता। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों ही जो अमेरिका और सोवियत संघ है ये क्या थे, दोनों ही समान गुट थे, बराबर के गुट थे, तो इनमें अक्सर क्या हो जाता था, संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ओके, सेकंड पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं, जो हमारा सोवियत संघ और जो हमारे अमेरिका है उसमें क्या हो गया था, मतलब एक तरह से शांति स्थापित करने के लिए भी ये अग्रसर थी। हालांकि आपस में शांति नहीं होती थी, शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। मतलब इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई एक देश क्या कर रहा है, अगर कोई एक देश कोई ऐसा निर्णय ले रहा है जिससे कि शांति भंग हो रही है तो वो क्या करे, वो दूसरे गण को क्या कर दे या दूसरे समूह को क्या कर दे, रोक दे। ठीक है, तो एक तरह से हम ये लगा सकते हैं जो दो ध्रुवीयता है तो किसी एक का अवश्य नहीं है, अगर ये अमेरिका कुछ गलत कर रहा है तो सोवियत संघ का जो समूह वो उसको रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोवियत संघ कुछ गलत कर रहा है तो दो ध्रुवीयता अगर है यानी कि दोनों में शक्ति समान है तो अमेरिका उसको रोक देगा। ठीक है, ये वाले हैं। इसी प्रकार हम अब हानि की बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे मेन पॉइंट हानि का यहाँ यही है कि सशक्तिकरण। ठीक है, जब दो शक्तियां समान रूप से कार्य करें या दोनों परस्पर ऐसे सामने आ जाए, दो गुटों में विभाजित हो जाएं, तो उनमें सशक्तिकरण की होड़ लगी रहती है। यानी कि अमेरिका इसको नीचे दिखाना चाह रहा था हर वक्त और सोवियत संघ इसके लिए, और ये आधुनिक हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी। ठीक है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल अपने आप को बनाने के लिए। ओके, तो सशक्तिकरण भी हम इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार युद्धों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सशक्तिकरण का मतलब भी वही है, लेकिन अब पॉइंट लिखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं युद्धों को बढ़ावा देना। तो इसमें स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि जो दो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं या दो ध्रुवीयता हो जाती हैं तो युद्ध की तनाव की स्थिति बनी रहती है। परस्पर हमेशा ऐसा अनुभव किया जाता है कि मानो युद्ध अब हुआ, लेकिन इसमें युद्ध वास्तव में होता नहीं है, केवल विचारों का युद्ध था, लेकिन संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसमें से हम ये भी कह सकते हैं जो दो ध्रुवीयता देश हैं वही आपस में क्या होता है, उन्हीं के बीच संघर्ष चलता रहता है, बाकी विश्व पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि अशांत वातावरण।
स्टूडेंट, हमने पहले वाले जो पॉइंट है उनमें भी बात कर ली है कि जब युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, एक दूसरे से पावरफुल अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जब होड़ लग जाती है तो संघर्ष, तनाव, ये सारी चीजें कॉमन सी बात है, हो जाती हैं ये चीजें, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, वातावरण एक तरह से अशांत वातावरण हो जाता है, ठीक है। तो दो ध्रुवीयता का हम एक महत्वपूर्ण जो हानि है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हानि की तरफ, वो क्या है, अशांत वातावरण, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है और दो ध्रुवीयता का अंत वाला जो हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट, वो भी यहाँ से समाप्त होता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।